बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 49वां लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम राउंड रॉबिन स्केजुलिंग को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने स्केजुलिंग एल्गोरिदम के टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है और प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रायोरिटी स्केजुलिंग देखा, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। उससे पहले हमने देखा था शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव, और उससे पहले हमने दो एग्जाम्पल देखी थी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग एल्गोरिदम की। और फॉर नो हम देख रहे हैं राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिदम और साथ में ये एग्जांपल हम देखेंगे कि किस तरह राउंड रॉबिन जो एल्गोरिदम है वो वर्क करता है। जैसा कि नेम सुगेस्ट कर रहा है कि राउंड रॉबिन ये एक जैसे सर्कुलर क्यू हमारे पास वर्क करती है, कुछ इसी मैकेनिज्म से वर्क करता है। सो मैं आपको डायग्राम के ज़रिए समझाता हूँ और फिर ये एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। हम एवरेज वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम भी निकालेंगे इस एल्गोरिदम में। सो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एज अ इंसेंटिव और रिटर्न आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। तो आई होप आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मैं हर लेक्चर में रिक्वेस्ट करता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। राउंड रॉबिन स्केजुलिंग। राउंड रॉबिन स्केजुलिंग बेसिकली तो एक एल्गोरिदम ही है, आपने ये समझना है। अनदर वे टू स्केजल जॉब्स या प्रोसेसेस इज़ टू असाइन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम टू ईच प्रोसेस इन विच इट एग्जीक्यूट। बेसिकली सीपीयू हमारे पास होता है जो कि हमारे प्रोसेसेस को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम रख देते हैं कि हर प्रोसेस को आपने सीपीयू को कहते हैं कि इतना इतना टाइम देना है। जैसे कि हम कहते हैं कि आपने 3 क्वांटम टाइम ईच प्रोसेस को देना है, तो वो 3 क्वांटम टाइम या टाइम स्लाइस हर प्रोसेस को देगा, बेशक उसकी एग्जीक्यूशन प्रोसेस की कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। 3 क्वांटम के बाद वो क्या कर जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस के साथ पास स्विच कर जाएगा। फिर उसके बाद 3 क्वांटम टाइम या 3 यूनिट टाइम नेक्स्ट प्रोसेस को देगा। उसके बाद फिर फर्दर मोर नेक्स्ट 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 मूव करता रहेगा और फिर घूम के हमारे प्रोसेस 1 के पास आएगा। अगर उसकी एग्जीक्यूशन अभी पेंडिंग पे होगी तो वो 3 क्वांटम टाइम मज़ीद चलेगा या जितना भी रिमेनिंग होगा वो इसी फैशन में काम करेगा। दिस स्मॉल टाइम यूनिट इज़ यूजुअली कॉल्ड द टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस। जो हम सेलेक्ट करते हैं कि कितना टाइम हम सीपीयू को अलाउ करते हैं एक प्रोसेस को दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस, ठीक है। आप जब राउंड रॉबिन स्केजुलिंग करेंगे, जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो साथ में आपको टाइम क्वांटम और या टाइम स्लाइस दिया हुआ होगा। 4, 3, 2, 5 ये जितना भी हो सकता है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो मतलब फिर आपने उतना ही एक प्रोसेस को मैक्सिमम टाइम देना है, ठीक है। द जॉब इज़ एलोकेटेड टू द सीपीयू फॉर द टाइम क्वांटम, मतलब जितना टाइम क्वांटम होगा उतना ही टाइम के लिए सीपीयू एक जॉब को या प्रोसेस को दिया जाएगा। व्हेन द टाइम क्वांटम एक्सपायर, यानी कि जब टाइम क्वांटम ख़त्म हो जाए, 3 टाइम क्वांटम था, अगर वो 3 टाइम क्वांटम आपने यूज़ कर लिया एक प्रोसेस ने, तो जब एक्सपायर हो जाएगा, द प्रोसेस इज़ प्रीएम्प्टेड फ्रॉम द सीपीयू एंड रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट प्रोसेस इन द सर्कुलर क्यू फैशन। मतलब कि फिर हमारा सीपीयू नेक्स्ट प्रोसेस के पास चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये देखें, प्रोसेस 1 है, इसको 3 क्वांटम टाइम के लिए 2 यूनिट टाइम के लिए चलाना है, 2 यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद कहाँ पे चला जाएगा, प्रोसेस 2 के पास 2 यूनिट टाइम के लिए चलेगा। उसके बाद प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, प्रोसेस 5, प्रोसेस 7, 6, 7, 8 और दोबारा से प्रोसेस 1 के पास। ये राउंड रॉबिन, मतलब कि जिस तरह सर्कुलर क्यू वर्क करती है हमारे पास, इसी तरह राउंड रॉबिन स्केजुलिंग हमारे पास परफॉर्म होती है। सो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हुआ होगा कि राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एक्चुअली क्या है, कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ टाइम स्लाइस को ऐड कर रहे हैं, कि टाइम स्लाइस रख देते हैं, उतने टाइम के लिए ही एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है हमारे पास, ठीक है। जब उसका टाइम एक्सपायर होता है तो नेक्स्ट प्रोसेस के पास हमारे पास सीपीयू स्विच कर जाता है। अगर उससे कम है टाइम तो वो जितना भी होगा वो चलेगा और उसके बाद सीपीयू दूसरे प्रोसेस के पास चला जाएगा। हम प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं ताकि आपका आइडिया क्लियर हो। ये मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ। इधर हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं, P1, P2, P3, और बस टाइम P1 के लिए 24 है, P2 के लिए 3 है, P3 के लिए मतलब प्रोसेस 3 के लिए 3 जो है हमारे पास बस टाइम है, यानी कि
टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पे राउंड रॉबिन में जैसा कि मैंने आपको इनिशियली कहा था कि आपके पास टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस गिवन होगा, जितना आप मैक्सिमम एक प्रोसेस को दे सकते हैं। तो हमारे केस में कितना है, हम यहाँ पे 4 ले रहे हैं। टाइम क्वांटम इज इक्वल टू 4, या टाइम स्लाइस भी लिखा हो सकता है, इज इक्वल टू 4, दोनों का मतलब सेम है कि एक प्रोसेस को मैक्सिमम हम 4 टाइम दे सकते हैं, मतलब 4 यूनिट टाइम CPU उसको एग्जीक्यूट करेगा। और ये राउंड रॉबिन, सबसे पहले प्रोसेस 1, फिर प्रोसेस 2, फिर प्रोसेस 3, फिर प्रोसेस 1, फिर प्रोसेस 2, फिर प्रोसेस 3। अगर इनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है तो ये टर्मिनेट हो जाते हैं, देन वेल एंड गुड, फिर हमें इसको ज़रूरत नहीं है दोबारा ऐड करने की। तो चलते हैं हम, सबसे पहले हमारे पास कौन सा प्रोसेस यहाँ पे आएगा, प्रोसेस 1। गुड, प्रोसेस 1 सबसे पहले आएगा। प्रोसेस 1 कितने टाइम के लिए चलेगा, हमारे पास टाइम क्वांटम कितना है, 4। सो 24 टाइम हमारे पास बस टाइम है, मतलब प्रोसेस 1 को रिक्वायर्ड है चलना, लेकिन मैक्सिमम कितना चल सकता है, 4 टाइम के लिए। सो 4 टाइम के लिए हमने प्रोसेस 1 को चलाया, और रिमेनिंग टाइम हमारे पास कितना रह गया, 20 रह गया। ठीक है, क्योंकि 4 टाइम चल चुका है प्रोसेस 1 और 20 टाइम बाकी रह गया। ये भी हमने मेंटेन करना होता है कि बाकी कितना रह गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास कौन आएगा, प्रोसेस 2। वेरी गुड। अब प्रोसेस 2 कितने टाइम चलेगा, मैक्सिमम 4 टाइम चल सकता है, लेकिन हमारे पास प्रोसेस 2 के पास तो 3 क्वांटम बस टाइम ही है, कि वो कहते हैं मुझे 3 आइट्रेशन रिक्वायर्ड हैं, मुझे 3 क्वांटम टाइम रिक्वायर्ड है चलने के लिए। तो हम कहते हैं आपके पास 4 का टाइम है, आप 3 में अगर एग्जीक्यूट हो सकते हैं तो वेल एंड गुड, हम नेक्स्ट पे स्विच कर जाएंगे। ये देखें जी, हमारे पास 3 टाइम प्रोसेस 2 चला, 4 और 3 7 हो गया। यहाँ पे 3 क्वांटम टाइम था, उसको हमने कट कर दिया क्योंकि एग्जीक्यूट हो चुका है प्रोसेस 1, और 0 यहाँ पे बाकी टाइम रह गया। सो हम कहते हैं कि प्रोसेस 2 ने एग्जीक्यूशन अपनी कंप्लीट कर ली। सो इसको हमने रेड लाइन कर दिया कि ये हमारा प्रोसेस टर्मिनेट हो चुका है, क्योंकि इसने अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास कौन आएगा, प्रोसेस 3। वेरी गुड, हमारे पास प्रोसेस 3 आएगा। प्रोसेस 3 के पास कितने चांस है, क्वांटम टाइम कितना है, 4 है, लेकिन यहाँ पे रिक्वायर्ड इसको कितना है, 3 है। तो हम कहते हैं कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपके पास 4 का मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी आप रन कर सकते हैं, लेकिन 3 है, वेल एंड गुड। हम इसको क्या करते हैं, प्रोसेस 3 को 3 टाइम चलाते हैं, यहाँ पे कितना रह जाएगा टाइम, बस टाइम 0 रह जाएगा। सो ये प्रोसेस भी टर्मिनेट हो गया। नो वट, क्योंकि हमारे पास अब सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस 1 बचा है। प्रोसेस 1 की अब टर्न भी प्रोसेस 1 की ही है, हमने किसको इन करना है, प्रोसेस 1 को करना है। प्रोसेस 1 को हम इन करेंगे, कितने टाइम चलेगा, 4 टाइम चलेगा। अब प्रोसेस 1 4 टाइम चला, 10 और 4 14, और यहाँ पे 20 को कट करके हमने 16 लिख दिया। इसको साथ साथ आप मेंटेन करते रहेंगे, आसानी रहेगी कि रिमेनिंग टाइम कितना रह गया। अब हमारे पास और प्रोसेस तो बचा ही नहीं है ना, नहीं तो हम प्रोसेस 2 के पास जाते। अगर प्रोसेस 2 के पास टाइम रहता होता, प्रोसेस 3 के पास रहता होता, तो हम प्रोसेस 3 के पास जाते, फिर दोबारा प्रोसेस 1 पे आते। बट ये दोनों टर्मिनेट कर चुके हैं, प्रोसेस 2 भी और 3 भी। फिर हम क्या कहते हैं, प्रोसेस 1 को ही कहते हैं कि आप 4 टाइम और ले लो, क्योंकि और प्रोसेस ही नहीं है। तो प्रोसेस 1 ही आ गया, 4 टाइम चलेगा हमारे पास, 14 और 4 18, और 18 आ गया यहाँ पे, और हमारे पास यहाँ पे 12 बचा है। ठीक है, अब और प्रोसेस नहीं है, तो अगेन द सेम, प्रोसेस 1 को हम रखेंगे, 4 टाइम अगेन एग्जीक्यूट करवाएंगे। 18 प्लस 4 22, ठीक है 22, और यहाँ पे रिमेनिंग टाइम 12 में से 4 निकालेंगे तो 8 रह जाएगा। फिर से प्रोसेस 1 ही आएगा, प्रोसेस 1 को हम 4 टाइम एग्जीक्यूट कर पाएंगे, 24 हो जाएगा, 22 प्लस 4 26 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हमारे पास क्या रह जाएगा, रिमेनिंग टाइम बच जाएगा, जो कि बस टाइम में रिमेनिंग टाइम रहेगा प्रोसेस 1 के लिए। और एक दफ़ा और प्रोसेस 1 ही चलेगा, तो हमारे पास प्रोसेस 1 भी टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसने अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लिया। सो अब हमारे पास जो हमारे पास राउंड रॉबिन में प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 तीनों ने अपनी एग्जीक्यूशन को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। राइट, हमारे पास गैंट चार्ट बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि यहाँ पे हमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं फर्दर मोर। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में फिनिश टाइम निकालते थे और वेटिंग टाइम निकालते थे, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिनिश टाइम
टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम निकालेंगे। टर्न अराउंड टाइम आपके लिए नई टर्म है, क्योंकि फिनिश टाइम और कंप्लीशन टाइम तो हम निकालते आए हैं, बहुत सिंपल है। वेटिंग टाइम भी हमने निकाला है, एवरेज वेटिंग टाइम तीनों को जमा करके 3 पे डिवाइड करेंगे, ये वाली टर्म्स वो भी आपने निकाला हुआ है। बट टर्न अराउंड टाइम हम कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। पहले फिनिश टाइम निकालते हैं। अब देखें आप, गैंट चार्ट हमने बनाया क्यों है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। जो प्रोसेस वन है इसकी एग्जीक्यूशन कहाँ पे कंप्लीट हुई है, इसने अपनी एग्जीक्यूशन कहाँ पे कंप्लीट की है, हमारे पास 30 पे कंप्लीट किया। सो फिनिश टाइम यहाँ पे क्या आएगा, 30 आएगा, क्योंकि प्रोसेस वन आप देखें 14 भी है, 18 भी है, 22 भी है, लेकिन जो मैक्सिमम है उसको हमने लिखना होता है। सो प्रोसेस वन कंप्लीट कहाँ पे हुआ, 30 पे हुआ, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। प्रोसेस टू कहाँ पे कंप्लीट हुआ, आप देखें गैंट चार्ट में, प्रोसेस टू 7 पे जाके क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, ये देखें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उसके बाद प्रोसेस 3 कहाँ पे कंप्लीट हुआ, देखें प्रोसेस 3 10 पे जाके कंप्लीट हुआ, सो यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा। अब टर्न अराउंड टाइम निकालना है। टर्न अराउंड एक्चुअली टाइम निकलता है हमारे पास फिनिश टाइम, या यहाँ पे कंप्लीशन टाइम भी आप लिख सकते हैं, फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम। आपको मैंने बताया था अगर अराइवल टाइम नहीं गिवन है तो इसका मतलब तीनों का अराइवल टाइम सेम है, मतलब 0 पे तीनों प्रोसेस आए हैं। फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम इज़ इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम। सो ये फार्मूला है, टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम। अराइवल टाइम गिवन नहीं है तो सो हम 0 कंसीडर करेंगे, अगर गिवन हुआ तो हम उसको दे देंगे अगर क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन यहाँ पे गिवन नहीं है। सो फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम, प्रोसेस वन का फिनिश टाइम 30 है, अराइवल टाइम 0 है क्योंकि गिवन नहीं है, सो 30 माइनस 0 इज़ 0। 7 माइनस 0 क्योंकि अराइवल टाइम गिवन नहीं है, फिनिश टाइम 7 है, तो 7 आ जाएगा। 10 माइनस 0 10, ठीक है। ये हमने टर्न अराउंड टाइम भी निकाल लिया। अब हम वेटिंग टाइम निकालते हैं। वेटिंग टाइम होता है हमारे पास टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ठीक है, ये फार्मूला होता है अगर टर्न अराउंड टाइम आपके पास अवेलेबल है। टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम इज़ इक्वल टू हमारे पास वेटिंग टाइम, जैसा कि यहाँ पे मैंने फार्मूला भी लिख दिया है। टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, टर्न अराउंड टाइम 30 है प्रोसेस वन के लिए, बर्स्ट टाइम 24 है, 30 माइनस 24 इज़ इक्वल टू 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा। 7 माइनस 3, ये वाला 3, क्योंकि टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या आएगा, 4। 7 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 4, 10 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम आ गया। अब एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालेंगे, तीनों को जमा करेंगे, ये निकालना है ना एवरेज जो टर्न अराउंड टाइम है, ठीक है, टर्न अराउंड टाइम की एवरेज निकालने हैं, तो तीनों को जमा करके क्या करेंगे, हम 3 पे डिवाइड करेंगे। एवरेज टर्न अराउंड टाइम हम निकालने लगे हैं, तो हमने तीनों को जमा किया, 30 + 7 + 10 और 3 पे डिवाइड कर दिया, जो कि एवरेज का आपको पता है फार्मूला होता है। 15.66 आ गया एवरेज टर्न अराउंड टाइम। राउंड रॉबन में आपने टर्न अराउंड टाइम निकालना होता है कि टर्न मतलब कि एवरेजली कितने टाइम बाद मिली है हमारे प्रोसेसेस को। उसके बाद वेटिंग एवरेज वेटिंग टाइम जो निकालते हैं, आपको पता है इन तीनों को जमा करेंगे और 3 पे डिवाइड कर देंगे, 5.6 है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द राउंड रॉबिन स्केजुलिंग, ठीक है, जिसको हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किया और आपको मैंने यहाँ पे एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी निकालना सिखाया। टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं ये भी हमने सीखा। ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ कुछ आपने पहले देखी हुई थी, सिर्फ टर्न अराउंड टाइम नहीं थी, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स की में आपने प्रैक्टिस आई हो बहुत ज़्यादा की होगी। सो आपको ये आइडिया बिल्कुल होगा कि ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं। सिर्फ ये गैंट चार्ट का इशू होगा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आप बना रहे हैं। अगर 2-3 एग्जाम्पल को आप सॉल्व करेंगे तो आई होप सो कि आप यूज़ टू हो जाएंगे कि कैसे हम राउंड रॉबिन को सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। आई होप आपको मेरा लेक्चर की 100% समझ आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत आराम से समझाया, बहुत ज़्यादा एनिमेशंस ऐड की हैं इस स्लाइड्स में, ताकि आपको समझ आ जाए आसानी से और आप समझ लें इस टॉपिक को, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो थम्स अप, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट ज़रूर करिएगा जो भी आपके दिल में है, इस चैनल के बारे में राय है, इस लेक्चर की समझ आई है नहीं आई है, जो भी है आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।